हमने इराक में देखा है पहले, हमने अफगानिस्तान में देखा है पहले कि अमेरिका जहाँ जहाँ पर मानव अधिकार के बचाने के लिए वहाँ पर हस्तक्षेप करता है, वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ का पूरा व्यवस्था ढह जाता है, वहाँ लोगों की मौतें होती हैं। कि जो पानी के लिए, खाने के लिए, अपने जीने के लिए इजराइल पर निर्भर है, क्या उसको, इजराइल को खतरा हो सकता है उस देश से? जो नेतन्याहू की सरकार है उस पर वॉर क्राइम का मुकदमा चलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारे करप्शन के केसेस में और बहुत सारे वॉर क्राइम के केसेस में उनका नाम आता रहा है। हमेशा ऐसे दंगों में, वॉर में मजदूर और महिलाएं और बच्चों का नुकसान होता है, मारे जाते हैं कई संख्या में, जो उनकी संख्या तक नहीं, अखबारों में तक नहीं आती है। हम प्रतिरोध का समर्थन नहीं करते हैं, पर हम ये बोलते हैं कि प्रतिरोध होता है तो उसका कारण क्या है, कारण पे आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? अमीर घराने के जो पूंजीपति हैं वो पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में रखते हैं, और आज हम देखते हैं गाजा पट्टी पे वो हाल है, वो उसी का परिणाम है। और उस परिणाम से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या निकल के आएगा? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सब लोग इसराइल के सपोर्ट में हैं, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ हैं, वो भी फिलिस्तीन का सपोर्ट में नहीं है, मतलब वो भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, चिंताजनक है, और उसके साथ एक ज़रूरी बात ये भी है कि हमें ये समझना होगा कि अगर हमारा दिल नहीं झकझोर दिया जा रहा है फिलिस्तीन के लोगों के साथ जो हो रहा है उसे देखकर, जिन बच्चों की तस्वीरें आती हैं उन बॉम्बिंग्स के बाद, उसको देखकर अगर लोगों का दिल नहीं झकझोर दिया जा रहा है तो हमारा दिल क्या पत्थर का हो गया है? अगर कहीं पर भी दुनिया में इस तरीके की घटनाक्रम होते हैं जहाँ पर एक ऑल आउट वॉर जिसे कहते हैं वो छेड़ दिया जाने की कगार पे है, कि फिलिस्तीन के सारे लोगों को मार दिए जाने की कगार पर है, तो हमारा एक देश की जनता के रूप में ये फर्ज बनता है कि हम अपने संघर्षों के साथ ही नहीं, दुनिया के वो सब लोग जो शोषित हैं उनके संघर्ष के साथ खड़े रहें, क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत है। एक ऐसा देश जो अपने पानी पीने के लिए भी इजराइल के ऊपर निर्भर है, उसको खतरनाक देश के तौर पर दिखाया जा रहा है। आखिर ये कैसा खतरनाक देश है? ऐसा कौन सा देश है जो अपने खाने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, अपनी जान के लिए निर्भर है? वो अपने हाथ पांव मारता है तो उसे एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना के तौर पे दिखा दिया जाता है, जबकि जो शोषण करने वाला देश है, जो दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत जो है, जो अमेरिका है, उसके साथ गठजोड़ में उसका शोषण कर रहा है, उसको एक बेचारे शोषित देश की तरह दिखाया जा रहा है, जो कि नहीं है। अगर देखा जाएगा तो एक छोटी सी पट्टी पर, गाजा पट्टी पर लोग सिमटे हुए हैं, और एक और छोटे से ज़मीन के क्षेत्र पर, और वहाँ पर पूरी तरीके से उसको घेर के ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो किसी तरीके का खतरा है। हमने इराक में देखा है पहले, हमने अफगानिस्तान में देखा है पहले कि अमेरिका जहाँ जहाँ पर मानव अधिकार के बचाने के लिए वहाँ पर हस्तक्षेप करता है, वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ का पूरा व्यवस्था ढह जाता है, वहाँ लोगों की मौतें होती हैं। तो हम इसीलिए उनके खिलाफ हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो आतंकवाद जिसे कहा जाता है उसके प्रचार में लगे हैं, और उसके दूसरी तरफ बनाम हमास है, जहाँ पर लोग एक डेस्परेट मूव, एक मजबूरी, लाचारी में अपने जीवन के लिए जब इंसान लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसमें उठाया गया कदम है, उसको एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता बाकी आतंकी संगठनों के साथ। तो हमें ये भी समझना होगा कि हमास का वो एक बॉम्बिंग अकेला इवेंट नहीं, उससे पहले भी इजराइल हमला करता आ रहा है, उसके बाद भी इजराइल अभी भी हमला कर रहा है। और एक ऐसा देश, जो मैं पहले भी बोली हूँ, कि जो पानी के लिए, खाने के लिए, अपने जीने के लिए इजराइल पर निर्भर है, क्या उसको खतरा, इजराइल को खतरा हो सकता है उस देश से? मैडम ये बताइए, 57 मुस्लिम देश इकट्ठे हो गए, फिर भी इजराइल पीछे नहीं हट रहा, वजह क्या है? किसका समर्थन मिल रहा है इजराइल को? देखिए, अमेरिका का समर्थन है। इस प्लेकार्ड पे भी लिखा है कि जो यूएस नेवी फ्लीट्स हैं उनको वापस जाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अमेरिका को इजराइल में होने से और ज़ायनी इजराइल के साथ अमेरिका के गठजोड़ से दो तरफा फ़ायदा है। एक तो ये जो इराक में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, उससे उसका एक प्रभुत्व बनता है मध्य पूर्वी दुनिया के क्षेत्र में, और उसके साथ साथ वहाँ का जो तेल का बाज़ार है, जो पूरे मध्य पूर्वी हिस्से में पाया जाता है, जो तेल है वो डॉलर में उसका ट्रेड होता है। तो उस डॉलर का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, वो डॉलर का प्रभुत्व बनने से क्या होता है, हमारे जैसे भारत जैसे देश, उसके सिवाय और विकासशील देश है। क्या लगता है वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, ये बताइए। देखिए, वर्ल्ड वॉर शुरू हो ना हो, हमें लगता है कि एक शोषण का जो युद्ध है वो चल ही रहा है, जहाँ पर एक बड़ी हिस्सा है दुनिया का जो शोषण के खिलाफ लड़ रहा है। और आज जो लोग यहाँ पर आए हैं वो भारत के वो लोग हैं जो फिलिस्तीन के संघर्ष के साथ हैं। वर्ल्ड वॉर का मैं नहीं कह सकती, पर एक युद्ध तो चल ही रहा है जहाँ पर लेकिन जिस तरह इजराइल लगातार हमले कर रहा है, उससे नहीं लगता कि इजराइल कदम पीछे लेने वाला है? जी, इजराइल कदम पीछे उठाता इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उसको समर्थन प्राप्त है, दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत से समर्थन प्राप्त है। और दूसरी तरफ वो देश है
जो वैसे ही इतना सिमट चुका है दो पट्टियों पे, गाजा पट्टी पे, उसको भी चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो इजराइल के पास कोई कारण नहीं है पीछे होने का। इसमें इसीलिए हम ये मांग उठा रहे हैं कि इजराइल को पीछे धकेलने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएन जैसे संगठन है, वो शांति की बातचीत करा सकते हैं। उसके साथ साथ जो इजराइल की सरकार है, जो नेतन्याहू की सरकार है, उस पर वॉर क्राइम का मुकदमा चलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारे करप्शन के केसेस में और बहुत सारे वॉर क्राइम के केसेस में उनका नाम आता रहा है। तो ये सिर्फ फिलिस्तीन की जनता की बात नहीं है, ये इजराइल की जनता की भी बात है जो सरकार से दुखी है। देखिए, जैसा कि मेरी पहली साथी ने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर शुरू होगा या नहीं, उससे ज़्यादा अभी भी हर देश में वहाँ की मेहनतकश जनता एक लड़ाई लड़ रही है, हर दिन लड़ रही है, ठीक है। और इस तरीके की चीज़ हम इजराइल में भी देख रहे हैं। इजराइल की मेहनतकश जनता की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें और जो फिलिस्तीन की प्रति व्यक्ति आय है उसमें भारी अंतर है। अच्छा, भारत के कुछ लोग जो है यहाँ पर इजराइल एम्बेसी के बाहर आकर के कह रहे हैं कि इजराइल हमें भेज दो, हम फलस्तीनियों से जंग करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि इजराइल की जनता जो संघर्ष कर रही है, हम उसके साथ खड़े हैं और इस पूरे विश्व की उन सभी लोगों को आगे आने की जरूरत है जो न्याय पसंद और शांति पसंद लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम, किस तरीके से इजराइल एम्बेसी के खिलाफ जो भारत के कुछ लोग आ रहे हैं दूर दूर से और कह रहे हैं कि इजराइल जो है हमें भेज दो, फलस्तीनियों से हम लड़ेंगे? देखिए, ये तो जिस तरीके से जो लोग बोल रहे हैं उनसे पूछना जरूरी है वो किस लिए जाना चाह रहे हैं। पहली बात, अलग अलग देश में इस तरीके से जनता, मेहनत कर जनता लगातार लड़ रहे हैं, मिटाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, इस तरीके की तो लड़ाइयाँ जो मौजूद हमारे को समाज में दिखती है वो ज़्यादातर अलग अलग राज्य की, अलग अलग देशों की नेता ही लोग इस तरीके से कराते हैं। लोग कभी नहीं चाहते इस तरीके से लड़ना। हमेशा युद्ध में, हमेशा ऐसे दंगों में, वॉर में मजदूर और महिलाएं और बच्चों का नुकसान होता है, मारे जाते हैं कई संख्या में, जो उनकी संख्या तक नहीं, अखबारों में तक नहीं आती है। तो वो लगातार लड़ रहे हैं और उनके साथ हम लोग यहाँ पे एम्बेसी के पास इसीलिए आए हैं कि हम उन जनता के साथ है कि वो लड़ इसलिए रहे क्योंकि पहले से ही उनके साथ इस तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको राशन नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से उनके साथ शोषण हो रहा है, वो लगातार इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार उनके साथ कर रही है, कुछ लोग सवाल यहाँ भी उठा रहे हैं कि आप लोग जो आतंकवाद का समर्थन कर रही हैं। देखिए, कोई आतंकवाद का समर्थन नहीं हो रहा है। आप एक बात बताइए, जो गाजा पट्टी है वो इतनी छोटी सी जगह है जहाँ पे लाखों लोग बुरी तरह रह रहे हैं और ये एक सदी की बात नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से वहाँ पे लोग बुरी तरह रह रहे हैं, जहाँ उनको खाना नहीं मिलता है, जहाँ के बच्चे कुपोषित हैं। वहाँ से आप क्या गुंजाइश करते हैं? वहाँ आप क्या सोच सकते हैं कि वहाँ से क्या निकल के आएगा? जाहिर सी बात है, प्रतिरोध होगा। हम प्रतिरोध का समर्थन नहीं करते हैं, पर हम ये बोलते हैं कि प्रतिरोध होता है तो उसका कारण क्या है? कारण पे आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? इस तरीके से यहाँ इजराइल एम्बेसी के बाहर आप लोगों का प्रदर्शन से तनावपूर्ण माहौल बनाने से क्या इस मसले का समाधान होगा? देखिए, आपका जो सवाल है, पहली बात तो मुझे लगता है कि आपको अपने जमीर में झांकने की जरूरत है। क्यों आप सुन लीजिए, फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना। वी आर यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं फंडामेंटल राइट प्रोटेस्ट करने के लिए, मानवता को बचाने के लिए और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, जो कि तार तार हो रही है यूएसए के इंपेरियलिज्म के कारण। इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते? पूरे विश्व जो है यूएसए के साम्राज्यवाद के कारण, जो इस देश के सबसे ज़्यादा जो वर्किंग क्लास है वो पिस रहा है। तो हमें सवाल उठाना चाहिए कि क्यों इस तरीके की विश्व व्यवस्था बना दी गई है कि यहाँ पे चंद जो अमीर घराने के विश्व हैं, अमीर घराने के जो पूंजीपति हैं, वो पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में रखते हैं। और आज हम देखते हैं गाजा पट्टी पे वो हाल है, वो उसी का परिणाम है। और उस परिणाम से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या निकल के आएगा? इसलिए जो हमास है वो उसका प्रतिरोध का एक कारण है, वो उस कारक की वजह से हुआ है। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो इजराइल का जो कदम है, जहाँ पे मासूम बच्चे जिनके दिल की धड़कनें नहीं रुक रही हैं। आप देखिए वायरल वीडियोस को जो हमारे सामने आ रही है, जो वहाँ से बम के बाद जो घरों से औरतें निकाले जा रही हैं, उनका पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक काला हो गया है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, पर मानवता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में हमें क्या सोचना चाहिए? हम लोगों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या सोचना चाहिए? न्याय पसंद लोगों को क्या सोचना चाहिए? क्या हमें सिर्फ आतंकवाद पे बहस करनी चाहिए कि जो मासूम लोग हैं, मासूम औरतें हैं, मासूम वहाँ के सबसे ज़्यादा कुपोषित, सबसे ज़्यादा जो वहाँ की जनता है, उनको लिए और शांति के लिए, सॉलिडारिटी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? मतलब पहले तो गाजा के जितने भी लोग हैं उनको मेरा लाल सलाम, क्योंकि वो वहाँ मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता चल रहा कि
मतलब अब तो वो लोग मतलब इजराइल ने तो वो बोल रहे हैं कि फील्ड में बैटल करेंगे वो, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार नहीं हो रहा है। और आपको ये पता होगा कि वाइट फास्फोरेट जो उन्होंने उसका रेन वो करवाया था, छिड़काव करवाया था, वो तो युद्ध की नीति के भी खिलाफ है ना। मतलब उससे लोग जल जाते हैं, मतलब उसका इतना इफेक्ट होता है कि वो मतलब वो युद्ध के लॉज जो है उसका भी वायलेशन कर रहा है इसराइल। उसके लिए भी उन्हें मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया को उसमें बोलना चाहिए, खासकर मतलब यूएन में भी इसके लिए कुछ वो नहीं हो रहा, मतलब उसको करना चाहिए। और ह्यूमन राइट कमीशन को इस पर देखना चाहिए, क्योंकि ये खाली एक हिंदू मुसलमान या किसी की एक हक की बात नहीं है। या अगर वो उसके लिए कर सकती है तो टू नेशन थ्योरी करे ना, मतलब 2 नेशन बना देना, इजराइल को अलग और फ़िलिस्तीन को अलग। फ़िलिस्तीनी लोग गाज़ा की मतलब इतनी 22 किलोमीटर की वो स्ट्रिप है उसमें है, उसमें से भी इजराइल ने मतलब उसने ये सोचा है कि उसको वहाँ से भी निकाल देंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब लोग इजराइल के सपोर्ट में हैं। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ हैं, वो भी फ़िलिस्तीन का सपोर्ट में नहीं है, मतलब वो भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ी बात है। और फिर खासकर इंडिया ने मतलब अब तो इंडिया ने उसको वहाँ पर सहायता भेजी है, क्योंकि ये था मिस्र जो इजिप्ट है, उसने बोला कि वो उनको फूड सप्लाई देंगे, 20 ट्रक देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।